हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। वीएस टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। और आज की इस वीडियो में अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो पॉइंट है अपन के, एक तो ओरस्टेड का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, एक अपन चर्चा करेंगे कि सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से बनता है, और सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कौन कौन से नियम के अनुसार अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास में आज के जो टॉपिक है मैं इनको एक बार आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूं। तो एक तो टॉपिक रहेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के और भी अपन ने प्रभाव पढ़े थे, रासायनिक प्रभाव भी अपन ने पढ़ा था, उसमें प्रकाश प्रभाव भी पढ़ा था, प्रकाश प्रभाव भी पढ़ा था, किरण प्रभाव भी पढ़ा था। उनमें से विस्तृत जो चर्चा होने वाली है उन प्रभावों में से एक प्रभाव है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इस प्रभाव की आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी। पहले अपन ने बेसिक में पढ़ा था। अब इसके अलावा अपने पास में दूसरा जो पॉइंट है अपने पास में वो है सीधे धारावाही चालक। सीधे धारावाही चालक, सीधे का मतलब एकदम स्ट्रेट, सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करना, या सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। इसके अलावा अपने पास में इस सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम काम में आते हैं, जिनमें एक नियम तो है अपने पास में दाएं हाथ का नियम, और दूसरा जो नियम है वो है अपने पास में कॉर्क स्क्रू का नियम। तो अपने पास में दो नियम हैं, इनके ऊपर भी अपन इस वीडियो के अंदर ही चर्चा करेंगे। तो वीडियो की विषय वस्तु आज क्या रहेगी ये आपको पता लग गया होगा। एक तो अपन को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, दूसरा सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस प्रकार से होती है, उनकी दिशाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम है, एक दाएं हाथ का नियम और दूसरा कॉर्क स्क्रू का नियम। तो इन बिंदुओं पे अपन चर्चा करेंगे। तो इनमें से अपन पहला बिंदु ले लेते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहला पॉइंट है अपने पास में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा अपन पढ़ चुके हैं भाई, आवेश के प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का एक प्रभाव है और उसका नाम है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव के अलावा अपन ने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में भी अपन ने पढ़ा था भाई, और भी यदि प्रभाव की चर्चा करें तो एक ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। इसके अलावा विद्युत धारा का प्रकाश प्रभाव भी होता है, इसके अलावा किरण प्रभाव भी होता है, और अपने पास में रासायनिक प्रभाव भी होता है। तो रासायनिक प्रभाव की चर्चा अपन सेल बैटरी वाले टॉपिक में अच्छी तरीके से कर चुके हैं। अब अपने पास प्रभाव तो और भी अपने पास में झटका प्रभाव भी है, लेकिन इन सभी प्रभावों में से अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो धारा का चुंबकीय प्रभाव है। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, किसने इसकी खोज करी, और इसके अंदर अपन को कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में विद्युत धारा है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो अब हम चर्चा करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो पहला इसमें से क्वेश्चन आएगा भाई, इसकी जो खोज है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोजकर्ता कौन है, किसने इसको खोजा था। तो इस प्रभाव की जो खोज करी थी वो करी थी ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोजकर्ता कौन था, ओरस्टेड। इसकी जो खोज यदि अपन से पूछे भाई खोजकर्ता और खोज कब हुई थी, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कब हुई थी, 1819 में। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की यदि अपन चर्चा करें, यदि इसको अपन लिखें, परिभाषित करें या परिभाषा इसकी अपन देखें, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो जब किसी चालक में, चालक होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके बोले तो चालक के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। यह अपन बोल सकते हैं कि भाई चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो जब किसी चालक या कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र का स्थापित होना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या होता है या किसे कहा जाता है? तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसकी जो खोज करी थी वो ओरस्टेड ने करी थी, और कब करी थी? 1819 में। अब अपने पास में इन परिभाषा में एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि धारा चालकों में ही प्रवाहित होती है और चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है तो इसको भी अपन चुंबक की परिभाषाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव नज़र आते हैं, जिसमें चुंबक के प्रभाव नज़र आते हैं। भाई चुंबक के जो प्रभाव है वो क्या है? तो अपने पास में यदि किसी चुंबक को समान ध्रुवों में लाएंगे तो उनमें आकर्षण होगा, समान ध्रुव में लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत ध्रुवों को मिलाएंगे तो आकर्षण होगा। चुंबकीय यदि अपन ले जाएंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे चुंबक को ले जाएंगे तो वहाँ जैसे ध्रुव है उसके हिसाब से वो उस डायरेक्शन में गति भी ले सकते हैं। ये सब चुंबक के क्या हैं? प्रभाव है। तो ऐसे ओरस्टेड ने भी किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए उन्होंने एक तो लिया काम में किसको? चुंबकीय सुई को, मैग्नेटिक निडल, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं भाई निडल मैग्नेट को काम में लिया, जो दिशा सूचक यंत्र में काम में आती है। तो निडल मैग्नेट या किसको काम में लिया? चुंबकीय सुई को। उस चुंबकीय सुई को एक धारावाही चालक के पास में लेके जाते हैं। धारावाही चालक के पास में लेके जाते हैं तो इस चुंबकीय सुई के अंदर क्या पैदा हो जाता है? एक विक्षेप पैदा हो जाता है। तो उस विक्षेप से उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है। भाई अपन के पास में कोई चुंबक है, उस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में जैसे कोई चुंबक पहुँचेगा वो अपने प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक के प्रभाव नज़र आते हैं वो तो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। और ओरस्टेड ने कहा कि भाई जब किसी चालक में, किसी कंडक्टर में, किसी सुचालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, वो कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब उस प्रभाव को देखने के लिए उन्होंने एक चुंबकीय सुई ली और एक धारावाही चालक लिया। उस धारावाही चालक के पास में उस चुंबकीय सुई को लेके गए तो उसके अंदर क्या पैदा हुआ? विक्षेप पैदा हुआ, वो हिलने लगे। इसका मतलब चुंबक को या तो वहाँ आकर्षण हो सकता है या फिर वहाँ पे प्रतिकर्षण हो सकता है। तो अपन के पास में उन्होंने चुंबकीय प्रभाव की खोज करने के लिए उस चुंबकीय सुई को कहाँ ले गए? वो धारावाही चालक के पास। तो धारावाही चालक के पास ले जाते ही उसमें जो विक्षेप का पैदा होना है, उसके अंदर एक मूवमेंट का पैदा जो होना है, वो ही विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहला रहा है? चुंबकीय प्रभाव। उसी से पता लगा कि भाई इस धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है जो उस चुंबकीय सुई के ऊपर प्रभाव डाल के क्या पैदा कर रहा है? विक्षेप। यदि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो चुंबकीय जो सुई है उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन एक चुंबक के ऊपर प्रतिक्रिया हुई है, इसका मतलब दूसरा चुंबक वहाँ पर है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे है। तो दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे बना? धारावाही चालक के चारों ओर। अब अपने पास में ये धारावाही चालक है, तो धारावाही जो चालक है तो अपन के पास में ये एक तार है, तो ये यदि इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कहलाएगा अपन का धारावाही चालक, ये कहलाएगा अपन का धारावाही चालक। लेकिन यदि इसी चालक तार को अपन मोड़ के ऐसे एक सर्किल बना दें, मोड़ के अपन ऐसे एक सर्किल बना दें, वृत्त बना दें, इसका ऐसे अपन घुमा दें, या एक इसका घुमाने को अपन किताबी भाषा में बोलेंगे तो इसका क्या बना दें? अपन एक लूप बना दें।
क्या बना दें, एक लूप या एक लपेटा दे दें या एक टर्न दे दें या इसका कुंडल बना दें अपन। तो अपने पास में एक लूप बना दिया। अभी भी इसमें अपन धारा प्रवाहित करेंगे। तो अब पहले तो ये धारा ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, तो ऐसे चालक को तो बोला जाता है सीधा धारावाही चालक। इस टाइप के चालक को तो क्या बोला जाएगा, सीधा धारावाही चालक। यदि इसमें अपन इस जो चालक है उसका अपन केवल एक लपेटा लगाएं, केवल एक लपेटा लगाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लूप। यदि इस चालक के अपन बहुत सारे लपेटे ऐसे लगा दें तो ये पूरी अपनी कॉइल बन जाएगी, ये कुंडली बन जाएगी, ये लपेटन बन जाएगी, ये कुंडल बन जाएगी। और इस प्रकार यदि अपन बनाएंगे तो वो पूरा क्या बनेगा, एक सोलेनाइड। ये क्या कहलाएगा, सोलेनाइड। तो ये अपने पास में सीधे धारावाही चालक कहलाएगा। इस टाइप यदि इसी तार को अपन घुमा के एक लूप बना देंगे तो ये एक लूप कहलाएगा। यदि इसके अपन बहुत सारे लपेटे लगा देंगे तो ये बन जाएगा सोलेनाइड। और यदि अपन इसमें भी धारा प्रवाहित करें, इसमें भी धारा प्रवाहित करें, इसमें भी धारा प्रवाहित करें तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। किसके प्रभाव के अनुसार, ओरस्टेड के विद्युत चुंबकीय प्रभाव के नियम अनुसार सीधे धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। लूप में भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, सोलेनाइड में भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्यों, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा में कि जब किसी चालक में, यहाँ अपन को लिखा है चालक, ये नहीं दिया वो सीधा है या उसका अपन ने लूप बना रखा है या उसका अपन ने पूरा सोलेनाइड बना रखा है। तो यहाँ अपन को चालक होना चाहिए। यदि किसी चालक में क्या प्रवाहित की जाए, करंट प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। अब यहाँ इनके अलग अलग नाम आ जाएंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र, एक अपन पढ़ेंगे लूप का चुंबकीय क्षेत्र, एक अपन पढ़ेंगे सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र। तो अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण पैदा हो रहा है, विद्युत धारा के कारण। विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित की, चालक में। वो चालक इन अलग अलग रूपों में अपने पास में हो सकता है, अलग अलग रूपों में है। तो फिर उसके रूप बदल गए तो क्या चुंबकीय क्षेत्रों के ऊपर भी, उनकी दिशा के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ेगा, उनकी चर्चा अपन अब आगे करेंगे। तो यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी थी, तो ये ओरस्टेड ने करी थी। कब करी थी, 1819 में करी थी। और इस प्रभाव को उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया या किस प्रकार से इन्होंने प्रतिपादित किया, तो इन्होंने परिभाषा दी है कि भाई किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और उसके लिए उन्होंने काम में ली एक चुंबकीय सुई या मैग्नेटिक निडल या निडल मैग्नेट, और उसको एक धारावाही चालक, धारावाही चालक का मतलब है जिससे चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है। यदि धारा प्रवाहित नहीं होगी तो वो केवल अपने लिए चालक है, और धारा प्रवाहित कर रखी है तो वो धारावाही चालक। तो ओरस्टेड ने कहा भाई यदि किसी धारावाही चालक के पास में अपन एक चुंबकीय सुई को लेके जाएंगे तो उसके अंदर एक विक्षेप होता है, तो उससे ये चीज़ पता लगती है कि कोई भी धारावाही चालक है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, कोई भी चालक है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस सीधे धारावाही चालक की अपन अब चर्चा करेंगे, और सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से बनता है और कौन कौन से नियम हैं जिनसे अपन सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। भाई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसका मतलब वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। अब उन बल रेखाओं की दिशा क्या रहेगी, वो किधर से निकलेंगी और किधर जाएंगी। तो दूसरा अपने पास में टॉपिक है सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधे का मतलब सब समझते हैं, एकदम सीधा होना चाहिए, कहीं से घूमा फिरा हुआ या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सीधे धारावाही चालक, तो चालक के बारे में सब समझते हैं, जिन पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। धारावाही कब माना जाएगा, जब उसमें से करंट प्रवाहित होगी। तो सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, किस नियम से अपन इसकी दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करते हैं। तो अब अपने पास में एक सीधा धारावाही चालक है, तो अपन सबसे पहले समझे कि अपने पास एक चालक है, अपने पास क्या है, एक चालक है। इस चालक का ये
ए बिंदु हो गया और इस चालक का ये बी बिंदु। सबसे पहले तो ये समझे कि ये सीधा है, कहीं से भी मुड़ा हुआ घुमा हुआ नहीं है, तो सीधा हो गया ये। दूसरी बात, चालक होना चाहिए ये, ऐसा नहीं है चालक अपन मान लो एक धागा ले लें और धागे में अपन सोचे करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट प्रवाहित नहीं होगी, और करंट प्रवाहित नहीं होगी तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत प्रवाहित नहीं होगी तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित नहीं होगा। तो सबसे मेन चीज़ है कि ये एक सीधा जो है ये कौन होना चाहिए, चालक। चालक में से क्या गुजरनी चाहिए, धारा, तब जाके ये कहलाएगा धारावाही चालक। और अब अपन को देखना है इसका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो सीधे धारावाही चालक का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा और किन नियमों से उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात की जाती है। तो सीधे धारावाही चालक है अपने पास में। अब इसमें अपन चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा। चुंबकीय जो क्षेत्र बन रहा है ये किसके सिद्धांत अनुसार बन रहा है, तो इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कि ये किसने बताया कि भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये बात किसने कही थी, ऑरस्टेड ने। कब कह गया था ये, 1819 में ही बोल गया था इस बात को। आज अपन पढ़ रहे हैं इसको। अब अपन को देखना है कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा अपन किसके नियम अनुसार या कौन कौन से नियम अनुसार अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो नियम है अपने पास में यहाँ पे दाएं हाथ का नियम, एक नियम है जिसको अपन बोलते हैं दाएं हाथ का नियम। अब इस दाएं हाथ के नियम को ही अपन बोलते हैं राइट हैंड रूल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, राइट हैंड रूल, या फिर इसी को दाएं बंद हाथ का नियम भी बोलते हैं। दाएं बंद हाथ का नियम, या फिर इसी को बोला जाता है दाएं हाथ अंगूठे का नियम। तो अपने पास में इसी को अपन दाएं हाथ का नियम, या इसी को बोलेंगे राइट हैंड रूल, या इसी को बोलेंगे दाएं बंद हाथ का नियम, या इसी को बोलेंगे दाएं हाथ अंगूठे का नियम। चार नामों हैं इसके। चार नामों में से किसी भी नाम से अपन से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, और एक होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये जो है इसमें कोई फ्लेमिंग का नाम नहीं है, इसके अंदर कोई फ्लेमिंग का नाम नहीं है। तो ये केवल दाएं हाथ का नियम है, केवल और केवल दाएं हाथ का नियम है। तो अपने पास में इस दाएं हाथ के नियम में सबसे पहला पॉइंट तो यही है समझने का कि भाई दाएं हाथ के नियम को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। यदि हमको दूसरे नाम पता नहीं, हमको तो एक ही नाम पता है दाएं हाथ का नियम, वहाँ पे लिखा आ गया राइट हैंड रूल। अब अपने पास में कई बार वो शॉर्ट में ऐसे भी लिख के दे देता है, RH के अनुसार बताइए। अब RH का अपन को पता होना चाहिए भाई RH का मतलब क्या है। तो RH का मतलब है, R का मतलब राइट, H का मतलब हैंड और R का मतलब रूल। तो RH का वो शॉर्ट फॉर्म दे देगा भाई RH। क्वेश्चन वो दे देगा सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किस नियम अनुसार ज्ञात किया जाएगा। एक तो उसने लिख दिया RH, एक उसने लिख दिया फ्लेमिंग का RH। लेकिन अपन को सबसे पहले तो RH का मालूम होना चाहिए कि RH है क्या है। तो RH होता है राइट हैंड रूल। इसी को अपन बोलते हैं दाएं बंद हाथ का नियम। तो हाथ तो दायां ही है, दायां ही हाथ है अपने पास, लेकिन यहाँ क्या है, ये हाथ बंद है। ये हाथ है अपने पास, ये इस तरीके से क्या है, बंद है, ये खुला नहीं है, ये बंद है। तो इसी को बोला जाता है दाएं बंद हाथ का नियम। जब अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, वहाँ ये हाथ बंद नहीं रहता, वहाँ पे ये हाथ बंद नहीं रहता। हाथ बंद से मतलब मुट्ठी बंद रहती है, लेकिन फ्लेमिंग के नियम में मुट्ठी बंद नहीं रहती है, हाथ बंद नहीं रहता है। वहाँ पर ये वाली उंगली निकल जाती है, ये वाली उंगली निकल जाती है, केवल दो उंगलियाँ जो मुड़ी हुई रहती हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और केवल दाएं हाथ का जो नियम है उसमें ये अंतर है। जहाँ फ्लेमिंग का नाम आएगा वहाँ उंगलियों को फैला देना है, जहाँ फ्लेमिंग का नाम आए वहाँ पर उंगलियों को फैला देना है, और जहाँ केवल दाएं हाथ का नियम आए बंद कर लेना है। तो
मेन चीज अंतर यहाँ समझने का है, इसको यहाँ समझने अपन भाई दाएं बंद हाथ का नियम इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि फ्लेमिंग के नियम में ये हाथ बंद नहीं है, ये खुला हुआ है ऐसे, और यहाँ पे हाथ कैसा रहेगा, बंद रहेगा। तो इसी का नाम दाएं बंद हाथ का नियम, इसी को बोलते हैं दाएं हाथ अंगूठे का नियम। दाएं हाथ बंद हो गया, तो इसका तो कोई अपने पास में हाथ बंद है। अब इसमें मेन जो रोल है वो किसका है, अंगूठे का है। इस नियम में मेन जो रोल है वो किसका है, अंगूठे का। तो इसी को बोला जाता है दाएं हाथ अंगूठे का नियम, दाएं हाथ अंगूठे का नियम। तो सबसे मेन चीज जो समझने की है वो तो यही है, ये चारों नाम अपन को पते हैं और ये नाम अपन को आता है। इनमें से कोई सा नाम उठा के यदि क्वेश्चन में रख दिया तो अपन जानते तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अपन को आंसर देना है तो एक तो सबसे पहले 4 नाम है इसके, ये याद होने चाहिए। दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, इसी को शॉर्ट में अपन बोलेंगे RHR, दाएं बंद हाथ का नियम और दाएं हाथ अंगूठे का नियम। अब दाएं हाथ अंगूठे का नियम है क्या, ये भाई क्या है इस नियम के अंदर। तो इस नियम की यदि अपन देखें परिभाषा, या इस नियम की यदि अपन डिटेल देखें तो परिभाषा या डेफिनेशन अपन किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को अपन देख लें। यहाँ पर कौन सा हाथ है, ये दायां हाथ है या बायां हाथ है, अपन को ये कंफर्म होना चाहिए। भाई अपन ने इधर तो लिख दिया, लेकिन इस डायग्राम को देख के अपन को अंदाज लगाना है, अनुमान लगाना है, कंफर्म करना है फिर कि ये हाथ दायां है या बायां। तो अपने पास में ये जो हाथ है इस तरीके से आपको दिख रहा है, और ये जो हाथ है ये कौन सा है, दायां हाथ है। भाई ये हाथ अपन को इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब ये दायां हाथ है मेरा, और दाएं हाथ का नियम ही अपन को पढ़ना है। तो अपने पास में दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या रहेगा और अपन ये नियम कहाँ पे लागू होगा, तो ये चर्चा अपन पहले ही कर चुके हैं। सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अपन के पास एक नियम तो कौन आ गया, दाएं हाथ का नियम। दूसरा नियम का एक बार मैं नाम लिख देता हूं, और उसका नाम है कॉर्क स्क्रू का नियम। कॉर्क स्क्रू का नियम। तो अपने पास में इसकी अपन परिभाषा थोड़ा बाद में लिखते हैं, पहले अपन यहाँ से ये सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कौन कौन से नियम हैं। तो एक नियम तो ये है और दूसरा नियम ये है, कॉर्क स्क्रू का नियम। कॉर्क स्क्रू का नियम और दाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन आएगा भाई कॉर्क स्क्रू के नियम अनुसार किसकी दिशा ज्ञात की जाती है, धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस चीज़ को फोकस कर लो। अपन क्या देखने जा रहे हैं, सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक में धारा की दिशा देखने नहीं जा रहे। तो ये दोनों ही नियम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए काम में आएंगे। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार का चालक होगा, सीधा होगा या लूप का होगा या सोलेनॉइड का होगा, तो ये दोनों ही नियम सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के काम में आते हैं। अब अपन एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसी सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किस नियम अनुसार ज्ञात किया जा सकता है या जाता है। तो एक तो अपन आंसर दे सकते हैं दाएं हाथ का नियम, एक आंसर दे सकते हैं कॉर्क स्क्रू का नियम। यदि दोनों ऑप्शन में हैं तो अपन ए और बी दोनों देंगे, या बी और सी है तो बी और सी देंगे, या सी और डी है तो सी और डी दोनों देंगे। क्वेश्चन अपन को उल्टा ऐसे भी आ सकता है, भाई दाएं हाथ का नियम किस प्रकार के चालक पे लागू होगा, तो सीधे धारावाही चालक पर। सीधे धारावाही चालक पर, केवल ये ध्यान मत रखना सीधे चालक पर। हो सकता है नीचे नीचे ऑप्शन जो ई जो ऑप्शन हो, टेक्निकल हेल्पर में ई ऑप्शन भी आता है, 5 ऑप्शन आते हैं। ई ऑप्शन में एक तो सीधा चालक, एक नीचे नीचे ये लिख रहा हो सीधा धारावाही चालक। तो 5 ऑप्शन पढ़ लो पहले तसल्ली से, क्योंकि क्वेश्चन जितना सीधा होता है उतनी ही गलतियां करवाता है। ओवर कॉन्फिडेंस में अपन गलत आंसर को टिक मार कर जाते हैं। तो क्वेश्चन अपन को यदि पूछे भाई सीधे धारावाही ये दाएं हाथ का नियम किस पर लागू होगा, तो सीधे धारावाही चालक पर। अगला क्वेश्चन अपन से यहाँ से पूछ सकते हैं भाई कॉर्क स्क्रू का नियम किस पर लागू होता है, तो सीधे धारावाही चालक पर। अपन को क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि भाई दाएं हाथ का नियम किसको ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो है अपन का चुंबकीय क्षेत्र। कॉर्क स्क्रू का नियम भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या अपन बोल सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो किससे बनता है, चुंबकीय
वल रेखाओं से ही बनता है। तो चुंबकीय वल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने पास दो नियम आ चुके हैं, दाएं हाथ का नियम और कॉर्कस्क्रू का नियम। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे एग्जाम में, किस प्रकार से घुमा सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन चर्चा करते हैं अपने पास में सबसे पहले नियम की, दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम में क्या है और कौन किसकी दिशा दर्शाता है। तो दाएं हाथ के नियम में अपन को सामने डायग्राम में दिख रहा है। तो ये अपन पढ़ चुके, किसी सीधे धारावाही चालक पे लागू होगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे यदि किसी सीधे धारावाही चालक, क्योंकि ये नियम सीधे धारावाही चालक पे लागू होता है तो परिभाषा में नाम तो आएगा भाई, ये किस पे काम में लेंगे। तो यदि किसी सीधे धारावाही चालक को दाएं हाथ में, तो दाएं हाथ भी काम में आएगा क्योंकि नियम ही दाएं हाथ का है, नियम ही दाएं हाथ का है। तो अपन ने यहाँ लिख दिया किसी सीधे धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए। अब हाथ आ गया तो हाथ का काम पकड़ने का ही है, हाथ आ गया तो हाथ का काम पकड़ने का ही है। तो दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा के प्रवाह या प्रवाह को अपन बोलेंगे फ्लो की दिशा को इंगित करता है या अपन लिख सकते हैं दर्शाता है। तो उंगलियों के घुमाव की दिशा, उंगलियों के घुमाव की दिशा चुंबकीय वल रेखाओं या अपन लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो ये हुआ अपने पास में दाएं हाथ का नियम। तो अपने पास में दाएं हाथ का नियम क्या कह रहा है, तो यदि किसी सीधे धारावाही चालक को, दाएं हाथ के नियम में याद रखना, यदि किसी सीधे धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा को इंगित करता, मतलब अंगूठा होना चाहिए धारा के प्रवाह की दिशा में। इस तरीके से अपन को पकड़ना है कि अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा में रहे। तो उंगलियों के घुमाव की दिशा, ये उंगलियों के घुमाव से मतलब जिधर उंगलियां मुड़ रही हैं, जिधर उंगलियां घूम रही हैं, तो उंगलियों के घुमाव की दिशा, उंगलियों के घुमाव की दिशा चुंबकीय बल रेखा की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। तो अब इसमें से अपने पास में किस तरीके से है, तो यदि किसी सीधे धारावाही चालक को, तो अपन ने एक डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में यदि अपन देखें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा अपना एक कौन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हुआ ये सीधा धारावाही चालक। अब इसके अलावा कौन है, दायां हाथ। तो ये अब अपने पास में हो गया दायां हाथ, ये हो गया अपन का दायां हाथ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस सीधे धारावाही चालक को कौन से हाथ में, दाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ा जाए। मतलब यहाँ शर्त है, ऐसे नहीं कि अपन जाकर के कैसे भी इसके लिपट जाए या कैसे भी अपन चारों तरफ बोले पकड़ लिया अपन ने तो बांध लिया, चारों तरफ लिपट गए। शर्त है इस प्रकार से ही पकड़े भाई, इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा, अब अंगूठा बाएं हाथ का तो आएगा नहीं, जब दायां हाथ है तो अंगूठा भी दाएं हाथ का ही है। तो उन्होंने बोला कि इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है या अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा में रहता है। तो इस सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ा जाए कि ये अंगूठा
किधर होना चाहिए? धारा के प्रवाह की दिशा में। धारा के प्रवाह से मतलब है कि इस चालक में अब धारा नीचे से किधर जा रही है? ऊपर की ओर। तो इधर यदि दिशा यूं जा रही है तो अंगूठा भी उधर ही होना चाहिए। यदि ये इसमें दिशा यदि नीचे आ रही होती तो फिर अंगूठा ऊपर नहीं होता, फिर अंगूठा कहाँ होता? नीचे होता। भाई अपने को यदि इन दोनों को देखें तो यहाँ पे धारा की दिशा नीचे से ऊपर जा रही है, तो धारा जिधर जा रही है, धारा जिधर जा रही है उधर तो कौन होना चाहिए? अपना अंगूठा होना चाहिए। तो अंगूठे धारा के प्रवाह की दिशा की ओर इंगित कर रहा है, मतलब अंगूठा इधर रहना चाहिए जिधर धारा जा रही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अंगूठा किसकी दिशा में है? धारा प्रवाह की दिशा में। अब बचा कौन? भाई सीधा धारावाही चालक हो गया, दायां हाथ हो गया, दाएं हाथ के अंगूठा हो गया। अब बचा तो कौन बचा अपने पास में? उंगली। भाई अब अपने पास यदि बची तो कौन बची? उंगलियां। अब ये उंगलियां भी कुछ ना कुछ दर्शा रही हैं, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा को इंगित करता है या दर्शाता है, तो उंगलियों के घुमाव की दिशा। ये जो उंगलियां घूमी हुई हैं, ये जो उंगलियां घूमी हुई हैं, उंगलियों के घुमाव की जो दिशा है ये है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अब अपने पास में यदि इसमें धारा की दिशा बदल दे और बोले दाएं हाथ का नियम लगाना है, दाएं हाथ का नियम लगाना है तो उसकी शर्तों के अनुसार ही लगेगा। भाई धारा की दिशा यदि यहाँ पे ऊपर से, इसमें तो अपन जा रहे हैं नीचे से ऊपर और इसमें अपन जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो यहाँ शर्त है कि अंगूठा उधर की तरफ ही होना चाहिए जिधर धारा जा रही है। भाई जिधर धारा जा रही है उधर अंगूठा होना चाहिए। तो अपन इस नियम को फिर ऐसे लगाएंगे, इस नियम को अपन ऐसे लगाएंगे। फिर भाई अपन को ऐसे तो इसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि धारा ऊपर तो जा नहीं रही, धारा तो नीचे आ रही है, तो फिर अंगूठे को भी नीचे करना पड़ेगा। अब यदि इसको अपन इस तरीके से पकड़ते हैं तो अंगूठा तो धारा की दिशा में हो गया नीचे, अंगूठा तो धारा की दिशा में हो गया नीचे, लेकिन पहले बल रेखाएं ऐसे घूम रही थी, पहले बल रेखाएं ऐसे घूम रही थी और अब बल रेखाएं ऐसे घूमेंगी। इसका मतलब यदि धारा की दिशा बदल दी जाए, यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ये पॉइंट यहीं से क्लियर कर लो। बाद में मोटरों में तुम सोचोगे कि 2 फेज बदल दिए तो मोटर के घुमाव की दिशा बदल गई। डीसी मोटरों में तुम देखोगे कि भाई यदि कनेक्शन अपन ने उल्टे कर दिए तो मोटर के घुमाव की दिशा कैसे बदल गई। वो बदल इसलिए जाती है कि धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बदल जाती है और उसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, उन चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से ही तो मोटर घूम रही थी और तुमने उसी की दिशा बदल दी तो मोटर के घूमने की दिशा भी बदल गई। तो इस पॉइंट को यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि धारा की दिशा बदलने से या मोटरों के कनेक्शन बदलने से उनके घुमाव की दिशा विपरीत क्यों हो जाती है। मान लो कोई मोटर पहले क्लॉकवाइज चल रही थी, उसके अपन ने कनेक्शन बदल दिए, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, तो अब धारा उल्टी बहेगी। धारा उल्टी बहेगी तो जो मोटर पहले क्लॉकवाइज चल रही थी अब वो मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। जो मोटर दक्षिणावर्त चल रही थी वो अब वामावर्त घूमेगी। उल्टी क्यों घूमने लगी? क्योंकि धारा की दिशा उलट गई। धारा उल्टी दिशा में चल रही है तो मोटर भी उल्टी दिशा में ही चलेगी। अब धारा की दिशा बदलने से मोटर उल्टी दिशा में चली, इस बीच की कहानी क्या है? तो इस बीच की कहानी यही है कि धारा की दिशा बदल दी जाएगी तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी बदल जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने के कारण ही मोटर के घुमाव की दिशा विपरीत हो जाती है। तो ये पॉइंट आएगा तो बहुत आगे, लेकिन समझना इसको यही है। यदि नहीं आया हो तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। नियम में एक शब्द, पूरी परिभाषा का एक शब्द मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ, बिल्कुल कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले अपन समझेंगे यदि किसी सीधे धारावाही चालक को, तो ये कन्फर्म याद रखना कि दाएं हाथ का नियम सीधे धारावाही चालक पर ही लागू होता है। अब तुम कहोगे साहब मोटर में तो कोयलें घूमी रहती हैं,
मोटर में तो कोयलें घूमी रहती हैं। तो आगे आगे अपने पास में आ रहा है लूप का चुंबकीय क्षेत्र और उससे आगे आ रहा है सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र। बातें वही हैं सारी, केवल रूप बदलने से क्या फर्क पड़ेंगे तो उनकी चर्चा अपन अगले दोनों नियम में बात करेंगे अपन। भाई लूप का चुंबकीय क्षेत्र के कैसे बनेगा और सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, तो वहाँ अपन पता लगाएंगे हेलिक्स के नियम अनुसार और श्रे के नियम अनुसार। लेकिन अपन को इसी चीज़ को बेसिक यदि यहाँ से क्लियर है तो वो नियम बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो यदि किसी सीधे धारावाही चालक तो ये सीधा धारावाही चालक है को दाएं हाथ में, इस हाथ में, दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है। मान लो ये सीधा धारावाही एक चालक है, इसको दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है, ऐसे नहीं, जैसे अपने की कंडीशन है इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा में रहे। अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाता रहे, भाई धारा इस चालक में इधर जा रही है। यदि धारा नीचे से ऊपर जा रही है तो फिर इसको अपन ऐसे पकड़ेंगे। अंगूठा किधर होना चाहिए, धारा के जाने की दिशा में, जिधर धारा जा रही है उधर होना चाहिए अंगूठे की डायरेक्शन। तो अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है, तो ये उंगलियों के घुमाव की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। अब अपन इसी को यदि उल्टा करके देखें कि ये सीधा धारावाही चालक है, चालक तो वही है, लेकिन यदि इसमें धारा नीचे से ऊपर नहीं, इस तरीके से देखें, मान लो ये धारा ऊपर से नीचे आ रही है, धारा अब इसमें ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। धारा जो ऊपर से नीचे आ रही है तो भाई शर्त है कि अंगूठा तो धारा के प्रवाह की दिशा में होना चाहिए। तो अब अंगूठा ऊपर नहीं रहेगा, जब धारा ऊपर से नीचे आ रही है तो अंगूठा भी नीचे की ओर ही रहेगा। अंगूठा किधर हो गया, नीचे। पहले चुंबकीय बल रेखाएं यूं घूम के आ रही थी, जैसे ही अपन ने धारा की दिशा बदल दी तो अंगूठा नीचे आ गया। तो अब उंगलियों की दिशा इस प्रकार से हो गई, उंगलियों के घुमाव की दिशा उल्टी हो गई। इसका मतलब इस चालक में पहले तो धारा थी नीचे से ऊपर, तो बल रेखाएं ऐसे आ रही थी। यदि धारा ऊपर से नीचे आएगी तो अंगूठा तो धारा की दिशा में ही रहेगा, तो धारा इस तरीके से आ रही है तो इधर ही अंगूठा आ गया। लेकिन उंगलियों के घुमाव की दिशा दर्शा रही है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो धारा की दिशा बदलते ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो गई। तो ये पहला नियम क्लियर हो गया होगा। अब अपन चर्चा करें भाई क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में अपन चर्चा कर लें भाई दाएं हाथ का नियम को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो राइट हैंड रूल, RHR या दाएं बंद हाथ का नियम, या अपन लिखेंगे भाई दाएं हाथ अंगूठे का नियम। दूसरा, सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कौन कौन से नियम है, तो दाएं बंद हाथ का नियम और दूसरा है कॉर्क स्क्रू का नियम। अगला अपन से दाएं बंद हाथ का नियम या दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किस दिशा में रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अगला क्वेश्चन अपन से पूछा जा सकता है दाएं बंद हाथ का नियम या दाएं हाथ के नियम में उंगलियों के घुमाव की दिशा किसको दर्शाती है, धारा की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अपन आंसर देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जगह अपन को लिखा आ सकता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। तो ये हुआ अपने पास दाएं हाथ का नियम। अगला जो नियम है अगला अपने पास, तो ये तो था अपने पास में दाएं हाथ का नियम। ये जो अपने पास नियम है ये है अपन का कॉर्क स्क्रू का नियम। तो कॉर्क स्क्रू का नियम क्या कह रहा है, तो कॉर्क स्क्रू का नियम भी किस प्रकार के चालक पर लागू होता है, तो इसका भी आंसर वही लगेगा सीधे धारावाही चालक पर। कॉर्क स्क्रू का नियम किसके ऊपर लागू है, तो सीधे धारावाही चालक पर। अब सीधे धारावाही चालक में सबसे मेन चीज़ ये समझने की कि इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम थे, तो एक नियम तो हो गया अपने पास में दाएं हाथ का नियम, और अब अपन चर्चा करेंगे दूसरे नियम के बारे में। तो कॉर्क स्क्रू, तो स्क्रू को लगभग सब जानते हैं, स्क्रू कोई नहीं, अपने पास पेच है जो अपन के सबने देख रंगे, स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर, पेच, स्क्रू को ही अपन क्या बोलते हैं, पेच।
ये अपने स्क्रू बोल लें, या फिर इसको अपन क्या बोल लें, पेच बोल लें। और इसको खोलने या कसने के लिए काम में अपन लेते हैं किसको, स्क्रू ड्राइवर को, स्क्रू ड्राइवर को, स्क्रू ड्राइवर को ही अपन क्या बोलते हैं, पेचकस। तो ये बात तो समझ में आ गई होंगी कि भाई इस पेचकस से या स्क्रू ड्राइवर से या पेच से समझना है स्क्रू को। किसको समझना है, स्क्रू को। तो अपने पास में ये एक स्क्रू है, ये अपने पास एक कॉर्क है अपने पास। अब किताबों में जब पढ़ेंगे तो वहाँ अपन पढ़ेंगे भाई किसी बोतल के ढक्कन को खोलने वाली कॉर्क, किसी बोतल के ढक्कन या कॉर्क को खोलने वाला जो पेच होता है, उसके बोतल ढक्कन खोलने के लिए एक पेच उसमें घुमा देते हैं, पेच उसमें कस देते हैं तो चूड़ियाँ कस जाती हैं। चूड़ियाँ कस गई उसके बाद उस पेच को अपन पकड़ के खींचेंगे तो बोतल का ढक्कन खुल जाएगा। तो अपने पास में बोतल का ढक्कन खोलने का तरीका भी मैंने तुमको बता दिया, आराम से खोल सकते हो। तो अपने पास में मेन चीज़ अपन को समझनी है भाई ये एक स्क्रू है, ये क्या है, एक स्क्रू, या स्क्रू को अपन क्या बोलेंगे, पेच। इसमें इस प्रकार से क्या बनी रहती हैं, चूड़ी। चूड़ी भी दो प्रकार की होती हैं अपने पास में कसने और खोलने के हिसाब से। एक तो होती हैं राइट हैंड की चूड़ी, एक होती है लेफ्ट हैंड की चूड़ी, या अपन इनको बोलते हैं दाएं हाथ की चूड़ी या बाएं हाथ की चूड़ी। तो अपने पास में दाएं हाथ की चूड़ी सबसे ज़्यादा काम में आती है। बाएं हाथ की जो चूड़ी है वो बहुत सेंसिटिव जगह, या फिर अपन बोलेंगे जहाँ थोड़ा रिस्की होता है किसी को, या फिर अपन बोले भाई आम आदमी उस जगह यदि पहुँच जाए तो किसी चीज़ को खोल या कस नहीं पाए। जैसे अपने पास में ये मार्कर है, मार्कर से बहुत से टीचर भी पढ़ाते होंगे, लेकिन हर टीचर को इस बात का पता नहीं है। सारे टीचर लगभग मार्कर से पढ़ा रहे हैं। आजकल तो डिजिटल का ज़माना आ गया, तो अपने पास डिजिटल जो पेन होता है उसके हिसाब से अपन डिजिटल बोर्ड पढ़ाते हैं। लेकिन जिसने भी डिजिटल में पढ़ा रहे हैं उससे पहले इसी मार्कर से पढ़ा है। इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड है, बाएं हाथ की चूड़ी है। अब इनकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनके खुलने और कसने का अंतर है। जनरली अपन जो काम में लेते हैं, जनरली या सबसे ज़्यादा जो काम में आती हैं वो दाएं हाथ की चूड़ी काम में आती हैं, राइट हैंड थ्रेड काम में आती है। तो अपने पास में इनको RHT और इसको अपन LHT, लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड। इस स्क्रू के ऊपर अपने पास जो चूड़ी हैं होती हैं वो कैसी होती है, राइट हैंड थ्रेड, दाएं हाथ की चूड़ी होती है। दाएं हाथ की चूड़ी दाईं तरफ उनको घुमाएंगे तो वो कसती हैं, दाएं हाथ की चूड़ी दाईं तरफ घुमाई जाती हैं तो कसती हैं, और उनको बाईं तरफ घुमाया जाता है तो खुलती हैं। या फिर अपन बोलेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो कसेंगी, और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो वो खुल जाती हैं। तो इस स्क्रू के ऊपर दाएं हाथ की चूड़ी है। ज़्यादातर अपन जो भी काम में लेते हैं वो राइट हैंड या दाएं हाथ की चूड़ी काम में लेते हैं। तो यदि अपन यहाँ पे स्क्रू यदि क्लियर हो गया हो तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये सबसे पहले तो अपना स्क्रू है, और स्क्रू के ऊपर जो चूड़ी होती हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं अपन से कि कॉर्क स्क्रू के नियम में उपयोग होने वाले स्क्रू पर किस प्रकार की चूड़ी होती हैं, दाएं हाथ की चूड़ी या बाएं हाथ की चूड़ी। तो ये जो चूड़ी होती हैं ये दाएं हाथ की चूड़ी हैं, राइट हैंड थ्रेड। किस प्रकार की हैं, दाएं हाथ की चूड़ी हैं। ये चूड़ी वो पहनने वाली नहीं है, ये चूड़ी पहनने वाली नहीं है, थ्रेड है जो नट बोल्ट स्क्रू के ऊपर बनाई जाती है। ये है राइट हैंड थ्रेड। तो कॉर्क स्क्रू के नियम में उपयोग होने वाले स्क्रू पर किस प्रकार की चूड़ी होती हैं, तो दाएं हाथ की चूड़ी या राइट हैंड थ्रेड। अब राइट हैंड थ्रेड का खुलना और कसना भी समझ में आना चाहिए। राइट हैंड थ्रेड किस प्रकार से खुलती है और किस प्रकार से कसती है। तो यदि अपन देखेंगे दक्षिणावर्त, या दक्षिणावर्त को ही अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज यदि इनको घुमाया जाए तो ये चूड़ियाँ कसेंगी। ये चूड़ियाँ क्या होती हैं, कसती हैं। और यदि इनको अपन वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त या फिर अपन बोलें एंटी क्लॉक वाइज, यदि वामावर्त या एंटी क्लॉक वाइज घुमाया तो ये चूड़ियाँ खुलती हैं, ये चूड़ियाँ खुलती हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं कॉर्क स्क्रू के नियम में क्यों समझा रहा हूँ, क्या मतलब है। बहुत से सोचेंगे भाई इनको
चूड़ियों के बारे में समझ के हमको क्या लेना देना है, हम तो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, ये चूड़ी वगैरह पढ़े तो मैकेनिकल वाले पढ़े, लेकिन तुमको यही पता नहीं है किधर घुमाने से स्क्रू आगे बढ़ेगा, किधर घुमाने से स्क्रू पीछे आएगा। तो कॉर्क स्क्रू का नियम भी नहीं समझ सकते, क्योंकि कॉर्क स्क्रू के नियम में ये लिखा हुआ है कि यदि किसी सीधे धारावाही चालक के सिरे पर स्क्रू को इस प्रकार रखा जाए, स्क्रू को इस प्रकार रखा जाए कि उसके आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा में हो, तो उसके घुमाव की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। बात ये लिखी हुई है, लेकिन उसमें ये लिखा है कि भाई उसको अपन इस प्रकार से घुमाया जाए कि उसके आगे बढ़ने की दिशा। अब आगे वो कैसे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब आगे बढ़ेगा या एंटी क्लॉक घुमाएंगे तब आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब यदि कोई भी स्क्रू हो, कोई भी स्क्रू हो, इस तरीके से मान लें अपने पास स्क्रू है, यदि इसको अपन इस तरीके से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, सामने से देखें तो क्लॉकवाइज, इस तरीके से यदि अपन घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, तो ये स्क्रू तुमने देखा होगा इस तरीके से आगे बढ़ता है। भाई यदि अपन यहाँ से इसको कसना चालू करें, यहाँ से इसको अपन कसना चालू करें, और स्क्रू तुमने देखा होगा यदि तुम पेचकस को, स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाओगे, ऐसे का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है, तो इस तरीके से यदि अपन घुमाएं क्लॉकवाइज, यदि इसको घुमाएंगे तब ही ये आगे बढ़ेगा। यदि इसको अपन ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ गया। तो कॉर्क स्क्रू के नियम में यही भाषा लिखी हुई है कि किसी सीधे धारावाही चालक, अब मैं अपन को यहाँ दूसरा नियम लिख देता हूँ, कॉर्क स्क्रू का नियम। अब कॉर्क स्क्रू का नियम अपन से क्या कहना चाह रहा है, तो किसी सीधे धारावाही चालक, किसी सीधे धारावाही चालक, किसी सीधे धारावाही चालक के सिरे पर स्क्रू इस प्रकार घुमाया जाए कि वह धारा के प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ता है, धारा के प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसके घुमाव की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, या फिर अपन बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो दोनों में से कोई सा भी शब्द अपन को लिखा हुआ आ सकता है, तो दोनों को ही याद रखना है। किताबों में लिख रहा है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है, को दर्शाती है। तो अब अपन यदि परिभाषा पढ़े तो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, किसी सीधे धारावाही चालक के सिरे पर स्क्रू इस प्रकार घुमाया जाए। मान लो अपने पास में यही बना देता हूँ, ये एक अपने पास में सीधा धारावाही कौन हो गया, चालक हो गया। ये एक सीधा धारावाही क्या है, एक चालक है। सीधा धारावाही क्या है, ये एक चालक है। ये सीधा धारावाही कौन है, एक चालक है। अब इस चालक के सिरे पर अपन ने किसको रख दिया, स्क्रू को। स्क्रू कौन है, तो पेच है। इस स्क्रू को अपन ने सीधे धारावाही चालक के सिरे पर रख दिया, तो यही बात लिख रही है किसी सीधे धारावाही चालक। तो ये तो हो गया सीधा धारावाही चालक के सिरे पर, तो अपन सिरे पर आ गए। स्क्रू इस प्रकार घुमाया जाए, मतलब इस सिरे पर स्क्रू को इस प्रकार से घुमाऊं, स्क्रू को इस प्रकार से घुमाऊं, इस प्रकार घुमाया जाए कि वह धारा के प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ता है, वह धारा के प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ता। तो सब जानते हैं अपन, ये मान लो कोई सतह अपनी, मान लो अपने पास कोई प्लाई बोर्ड है, ये यदि अपन ने किसी स्क्रू को ऐसे रख रखा है, इसको अपन ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, इसको अपन ऐसे घुमाएंगे,
इस तरीके से। पेचकस को अपन ऐसे घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, ऐसे घुमाएंगे और आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से घुमाया जाए कि धारा के प्रवाह की दिशा में आगे बढ़े, मतलब ऐसे घुमाएंगे तो ही आगे बढ़ेगा भाई। इसको अपन इस टाइप से घुमाएंगे तो ही आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार घुमाया जाए कि धारा के प्रवाह की दिशा में आगे बढ़े। तो इसको हमने ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया तो ये आगे बढ़ेगा। अब ये कह रहा है आगे बढ़ता है तो उसके घुमाव की दिशा, तो उसके घुमाव की दिशा यूं है भाई, उसके घुमाव की दिशा यूं है। तो उसके बोले तो स्क्रू के, उसके घुमाव की दिशा, किसके घुमाव की दिशा? स्क्रू के घुमाव की दिशा, जिधर स्क्रू को घुमाया जा रहा है। स्क्रू के घुमाव की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। ये है कॉर्क स्क्रू का नियम। तो किसी सीधे धारावाही चालक के सिरे पर स्क्रू को इस प्रकार रखा जाए कि उसके इस प्रकार घुमाया जाए कि वह धारा के प्रवाह की दिशा में आगे बढ़े। अब धारा का प्रवाह अपन ने मान लिया इधर है, ये आगे कब बढ़ेगा? जब इसको अपन ऐसे घुमाएंगे। यदि इसको अपन ऐसे घुमा रहे हैं तो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर तो होनी चाहिए धारा की दिशा, इधर तो होनी चाहिए धारा की दिशा। तो इसके जो घुमाव की दिशा है, उसके घुमाव की दिशा, उसके बोले तो स्क्रू के घुमाव की दिशा दर्शाती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अब अपने पास बारी आती है भाई इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस किस नियम अनुसार ज्ञात की जा सकती है? तो एक तो उसमें था दाएं हाथ का नियम और उसी का दूसरा आंसर है कॉर्क स्क्रू का नियम। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, कॉर्क स्क्रू का नियम लागू होता है सीधे धारावाही चालक पर या लूप पर या सोलेनाइड पर। या क्वेश्चन पूछ सकता है अपन से सीधे धारावाही चालक से किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे? सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या लूप के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या सोलेनाइड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो कॉर्क स्क्रू के नियम से अपन ज्ञात करते हैं सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसको विशेष ध्यान रखना, ये दोनों नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के हैं, धारा की दिशा ज्ञात करने के नहीं है। धारा की दिशा में तो अपन को वो रखने हैं, चाहे अंगूठा हो चाहे स्क्रू को कसना हो, इस तरीके से रखने के वो धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्क्रू है तो अंगूठा को अपन को धारा की दिशा में रखना है, तब उंगलियों के घुमाव की दिशा दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। तो अब अपने पास में अगला क्वेश्चन आ सकता है भाई कॉर्क स्क्रू का नियम किस प्रकार के चालक पे? तो सीधे पर। कॉर्क स्क्रू के नियम में स्क्रू के घुमाव की दिशा क्या दर्शाती है? धारा की दिशा को दिखाएगी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी? तो अपन आंसर देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जगह वो अपन को लिख सकता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। क्वेश्चन उल्टा आ सकता है, कॉर्क स्क्रू के नियम में चुंबकीय बल रेखाओं के घुमाव की दिशा कौन दर्शाता है? स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा या फिर स्क्रू के घुमाव की दिशा? तो चुंबकीय बल रेखाओं के दिशा कौन दर्शाता है? स्क्रू के घुमाव की दिशा, आगे बढ़ने की नहीं। स्क्रू जिधर घूम रहा है उधर ही बल रेखाएं हैं। इसका मतलब अपन यदि देखें तो इस चालक में बल रेखाएं जो होंगी वो इस तरीके से होंगी। बल रेखाएं कैसे होंगी? इस तरीके से, इस तरीके से बल रेखाएं होंगी। तो अब ये जो बल रेखाएं ये हर पॉइंट से निकल रही है, ऐसा नहीं यहीं से निकल रही है, यहाँ से हर पॉइंट से बल रेखाएं निकलेंगी। तो अपने पास में ये सारी बल रेखाएं निकल रही हैं, इनको बोलते हैं सकेंद्रीय बल रेखाएं। कैसी? यदि सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछे भाई किस प्रकार का होता है, तो सकेंद्रीय होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सकेंद्रीय, मतलब केंद्र के चारों ओर। इस चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष लाइन कहाँ से रहेगी? तो कोई भी चालक है वो किसी भी प्रकार का है, किसी भी आकार का है, उसका जो केंद्र होगा, उसका जो केंद्र होगा उस केंद्र में इस चुंबकीय क्षेत्र की क्या रहेगी? अक्ष लाइन रहेगी। और अक्ष लाइन एक काल्पनिक लाइन है जो चुंबक के दोनों ध्रुवों को
आपस में जोड़ती है। काल्पनिक है, होती नहीं है, माना गया है। तो अपने पास में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो सकेंद्रीय होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। तो अपने पास में अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, स्क्रू के घुमाव की दिशा तो हो ही गया। क्वेश्चन ये हो सकता है कॉर्क स्क्रू के नियम में स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा किस प्रकार होनी चाहिए, धारा के प्रवाह की दिशा में, धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होनी चाहिए, या धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत भी और उसी की दिशा में हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अपन को यहीं समझनी है। इसके आगे बढ़ने की दिशा होनी चाहिए धारा के प्रवाह की दिशा में। अब आगे बढ़ने की दिशा कब होगी, जब इसको अपन कसेंगे। स्क्रू कोई हो जब खुलता है तो वो आगे नहीं बढ़ता। स्क्रू तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई स्क्रू कस के जरूर देखा होगा और खोल के भी देखा होगा। जब अपन स्क्रू को, कोई भी स्क्रू मान लो एक कस रहा है, इसको अपन खोलेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ता, ये पीछे आता है। भाई इसको अपन ऐसे एंटी क्लॉक घुमाते हैं और कसते हैं, जब इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, खोलते हैं जब इसको एंटी क्लॉक, और जब एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ता, ये पीछे आता है। खोलते हैं इसको अपन जब, पीछे आता है, और कसते हैं तो ये आगे बढ़ता। तो आगे कब बढ़ेगा, जब इसको अपन क्लॉकवाइज घुमाएंगे। भाई अपन पेचकस यहाँ रख के यूँ घुमाएंगे, यूँ घुमाएंगे अपन, तब ये आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ने की जो दिशा है वो होनी चाहिए धारा की दिशा में। तब स्क्रू के घुमाव की दिशा, इस स्क्रू के घूमने की जो दिशा है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर कितने अपने पास जो टॉपिक थे वो सारे क्लियर हो गए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे उन पे सब पे चर्चा हो गई है। सबको अपन ने अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिया है। किसी का फिर भी कोई डाउट रहे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि आप लिखोगे तो ही हमको पता लगेगा भाई आपके लिए क्या कमी रह गई। तो कमी नहीं रहने देंगे, हमारा ये वादा है। और अपन चर्चा कर चुके हैं इसके अंदर कॉर्क स्क्रू का नियम, इसके अलावा अपने पास दाएं हाथ का नियम। मेन चीज़ है दाएं हाथ के नियम के चारों नाम याद रखना। दाएं हाथ का नियम, दाएं बंद हाथ का नियम है वो, दाएं हाथ अंगूठे का नियम भी है वो अपने पास में, राइट हैंड रूल भी उसको बोलते हैं, RH शॉर्ट में बोलते हैं। फ्लेमिंग का नाम इस नियम में कहीं नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फ्लेमिंग के नियम में हाथ बंद नहीं होता है, हाथ खुला रहता है। इस तरीके से रहेगा, अंगूठा भी खुला रहेगा, पहली तर्जनी उंगली भी, मध्यमा भी खुली रहेगी, लेकिन यहाँ हाथ बंद है। तो अपने पास दाएं हाथ का नियम पे भी अपन चर्चा कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ से पूछ सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है। और स्टेट के विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है, कब खोजा था। अपने पास ये चालक सीधे भी हो सकते हैं, लूप में भी हो सकते हैं, और सोलेनाइड। तो आगे आने वाली वीडियो में अपन लूप का चुंबकीय क्षेत्र और एक सोलेनाइड के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बहुत। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छी लगे तो इनको आप लगातार शेयर करते रहें। थैंक यू।